हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको जैसा कि लास्ट में बताया था, लास्ट क्लास में कि मैं जो पढ़ाने वाला हूं दैट इज सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो भी मैं आपको किस मेथड से बताने वाला हूं। मैंने आपको बोला कि मैं सोल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन बताऊंगा दो मेथड से। एक तो ग्राफिकल मेथड है, तो पहले अपन बात कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड की। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन का ग्राफ बनाकर दिखाया था। एक क्वेश्चन का मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था। अब वो ग्राफ तीन तरीके से हो सकता है, मैंने आपको बताया था। बहुत ही मिस्ट्री मैंने उस क्लास में रखी थी कि कोई भी ग्राफ तीन तरीके से हो सकता है। वो आपको देखना है कि वो कौन कौन से तीन तरीके हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, तीनों तरीके मैं आपको बता रहा हूं एक ही जगह पर। एक, दो, तीन। ग्राफ ऐसा हो सकता है कि कोई लाइन ऐसी हो और कोई लाइन ऐसी हो। मतलब दो लाइनें मैंने खींच दी, पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, दोनों की इक्वेशन होगी। मान लीजिए इसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये a1 b1 c1 नंबर्स है। मान लीजिए 2 3 4 लिखे हुए हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो दो लाइनें ऐसी हो सकती है कि वो आपस में एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हो। इंटरसेक्टिंग लाइन, इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं इन्हें? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये अपन ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूं। ग्राफिकल मेथड है, यहां पर लिख लीजिए ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो है कि इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब दो लाइनें ऐसी हो सकती है कि वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि दो लाइनें, एक लाइन ऐसी हो और दूसरी लाइन जस्ट उसके पैरेलल हो। इस लाइन को बोलेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसको बोल देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइनें हो गई। तीसरी कंडीशन पैरेलल लाइन, यानी दूसरी जो कंडीशन मैंने आपको बताई, दिस इज द कंडीशन ऑफ कि जब लाइनें दो क्या कैसी हो, पैरेलल हो, पैरेलल लाइंस। तीसरी जो कंडीशन हो सकती है, ऐसी हो सकती है कि कोई एक लाइन ये है, दूसरी लाइन जस्ट उसके ऊपर ही आ जाए। पहली और दूसरी लाइन दोनों उसके ऊपर आ जाए, दोनों उसके ऊपर आ जाए। यानी कि ये a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0 है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, तो वो भी क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। इस सिचुएशन को बोलते हैं कॉन्सिडेंटिंग लाइन, है ना। एक दूसरे के ऊपर है, कॉन्सिडेंटिंग लाइन। ये तीसरा बोल देता हूं, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंटिंग लाइंस। कोइंसिडेंटिंग लाइंस का मतलब हुआ एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं आपको बताने जा रहा हूं सोल्यूशन कि ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। ये आप समझ लीजिए कि जब दो लाइन, एक मैंने क्या बोला था कि जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहां उस पॉइंट पर जो भी एक्स और वाई की वैल्यू होती है वही अपना सोल्यूशन है। तो जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस कंडीशन में यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी यहां पर जो भी एक्स और जो भी वाई की वैल्यू होगी वही अपना सोल्यूशन है। वही अपना सोल्यूशन है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई का जो भी आंसर आएगा वो अपना क्या है, सोल्यूशन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइनें जब आपस में इंटरसेक्ट कर, तीन ही बातें हो सकती हैं, इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंटिंग होंगी। चौथी कोई बात हो ही नहीं सकती। आप मुझे बताइए चौथी यदि कोई बात होती है, आप मुझे लाइव क्लास में बताइएगा यदि चौथी कोई कंडीशन हो सकती है तो ना। समझ गए क्या? चौथी कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती। फिर भी आप सर्च करके मुझे बताइएगा क्या कोई चौथी कंडीशन संभव है। तो यदि दो लाइन आपस में एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब इसका एक ही सोल्यूशन है, और इस कंडीशन को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। मतलब जब लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो तो उसे बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन की एक कंडीशन है, आप लिख लीजिए कि यूनिक कंडीशन में a1 अपॉन में a2, इन दोनों लाइन के जो x का कोफिशिएंट होगा a1 अपॉन a2 इज नेवर इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। इसे बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक। लिख लीजिएगा इसे, यूनिक सोल्यूशन। यानी यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है एक ही सोल्यूशन आएगा। और जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हो, दो लाइनें आपस में पैरेलल हो, दो लाइनें आपके पास थी, पूछा आपसे सोल्यूशन निकालिए, आपने उनका ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने
पर आपको पता चला कि दोनों का ग्राफ क्या बना, पैरेलल बन गया। तो पैरेलल आपका तभी बनेगा जब a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू आ जाएगा b1 अपॉन में b2, यानी दोनों के x एक्स के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो बराबर आ जाएगा b1 अपॉन b2 के, बट इट इज नॉट इक्वल टू व्हाट, c1 अपॉन c2 के। ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन आ गई है तो लाइंस आर पैरेलल। और इसके अब ये दो लाइनें पैरेलल हैं, कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक जगह पर भी नहीं इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसका मतलब नो सोल्यूशन। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में कितने सोल्यूशन आते हैं, नो सोल्यूशन। कभी आपसे कोई पूछे एल्जेब्रिकली, आपको मतलब आपके पास दो इक्वेशन दे दी गई है, मान लीजिए आपके पास ये एक इक्वेशन ये है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन दे दिया है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बताइए इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो आप तुरंत निकाल लीजिए। 2/4 इज इक्वल टू 3/6, 3/6 इज इक्वल टू 6/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये जब दोनों बराबर आ जाएं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में बराबर आ जाएं, तो इसका मतलब होता है कि लाइन आपस में पैरेलल है। और जब लाइन आपस में पैरेलल हो तो उस कंडीशन में कितने सोल्यूशन होते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन। तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है आपको। यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस कंडीशन का मतलब होता है नो सोल्यूशन। लेकिन यदि a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, इसका मतलब वो लाइन हमेशा इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी, वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। यदि लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसका एक सोल्यूशन जरूर आएगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन यदि दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं तो उस कंडीशन में आएगा a1 अपॉन a2 की वैल्यू बराबर होगी b1 अपॉन b2 की, और ये भी बराबर होगी c1 अपॉन c2 की। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो दूसरी लाइन हो जाएगी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, सॉरी प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों एक ही लाइन है, दोनों एक ही लाइन है, आप करके देख लीजिए। इन दोनों का रेशियो निकालिए, a1 अपॉन a2 निकालिए तो 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 12। देखेंगे तो आप ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, और ये भी 1/2 आएगा। तीनों आपस में बराबर आ गए। यदि तीनों आपस में बराबर हैं तो आप जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर है, जब दो लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो आप खुद ही बताइए कि कितने सॉल्यूशंस आएंगे, कितनी जगह पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हर पॉइंट एक दूसरे के ऊपर है, हर पॉइंट एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो इस कंडीशन में कितने सॉल्यूशंस आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये जरूर लिख लीजिएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है ये। कौन सी कंडीशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैंने तीनों बातें एक ही जगह पर बता दी। आपको अच्छे से लाइन ग्राफ बनाना है और इन तीनों बातों को बहुत अच्छे से देखना है कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हों, इसका मतलब वो एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे, जितनी जगह पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वो उसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही सोल्यूशन आएगा। एक सोल्यूशन को अपन यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। जब दो लाइनें पैरेलल हों, पैरेलल होने का मतलब कि कभी वो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब नो सोल्यूशन आएगा। जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर हों, इसका मतलब हर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। और तीनों को सॉल्व करने का मैंने देखकर भी बता, आप दो इक्वेशन देखेंगे तो उसको देखकर भी बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंटिंग है। कैसे, ये रिलेशन निकालकर। यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2 के, तो ऑब्वियसली उसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो इसका मतलब नो सोल्यूशन आएगा, लाइन पैरेलल आएगी। आप बनाकर देख लीजिए, है ना, बिना बनाए आप इसको देखकर चेक कर सकते, बिना ग्राफ खींचे आप ये बता सकते हैं सिर्फ इस रिलेशन को निकालकर, जैसे मैंने आपको सिखाया है कि वो लाइन पैरेलल है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही है। यदि तीनों आपस में बराबर आ गए हैं तो लाइन क्या है, कोइंसिडेंटिंग है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, इट इज वेरी इजी। तो अब आगे चलते हैं। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि अलजेब्रिकली पेयर ऑफ लाइंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको रफ करते हैं। अलजेब्रिकली सॉल्यूशन ऑफ पेयर लाइंस को, मतलब पेयर ऑफ लाइंस को, दो पेयर दिए हुए हों लीनियर इक्वेशन के, कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होती है वो हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को। इसलिए मैं बार बार लाइन बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं, लाइन। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो अलजेब्रिकल मेथड पढ़ने जा रहे हैं, अलजेब्रिकल कैलकुलेटिव मेथड। अलजेब्रिक मेथड है ना। अलजेब्रिकल मेथड में क्या है कि आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है। मैं इक्वेशन बुक से ले लेता हूं।
जैसे मान लीजिए, लेकिन एल्जेब्रिकली अपन इसको तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके अपने पास। कौन कौन से तरीके हैं? वी हैव थ्री मेथड्स जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको इस बार बोर्ड से हटा दिया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। इसको बोर्ड से इस बार हटा दिया है, लेकिन इसको फिर भी मैं बताऊंगा फॉर योर नॉलेज, है ना, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि आपके नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किसे बोलते हैं, ठीक है। हालांकि इस बार इसको कोर्स से हटा दिया है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, लीनियर इक्वेशन से कैसे, सॉरी एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और मतलब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, तो पेयर का मतलब पेयर में होनी चाहिए। तो एक लीनियर इक्वेशन ये हो गई, दूसरा जो पेयर है, मतलब इसी का पेयर जो बनाएगा वो क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इसी इक्वेशन को मैं तीनों मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तीनों मेथड से मैं एक ही इक्वेशन को सॉल्व करके बताऊंगा। तो आप ध्यान से देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि आप किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए, जैसे मान लीजिए मैं ये इक्वेशन पकड़ता हूँ, इस इक्वेशन में से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y को इधर अकेले छोड़िए, यानी कि 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x को उधर भेज दिया। मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं y को पहले इधर अकेले छोड़ूंगा, बाकी सब उधर भेज दूंगा। तो y क्या हो गया, 9 माइनस 2x अपॉन में 3। अब ये अपॉन में 3 चला गया। अब इस y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं दूसरी वाली इक्वेशन में। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन। क्या करना है आपको, पहली इक्वेशन से y की वैल्यू निकालिए, y या x की वैल्यू, आप चाहें तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू उधर सब्स्टिट्यूट करना होगा। यदि मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो मुझे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैंने क्या किया, y की वैल्यू पहली इक्वेशन से निकाली और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। तो सब्स्टिट्यूट करूंगा, यानी y की जगह पर मैं ये रख दूंगा। तो चलिए रखते हैं 3x प्लस 4, y की जगह पर आपको रखना है 9 माइनस 2x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का एलसीएम ले लीजिए, तो 3 3 9x हो जाएगा बेटा, ये प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 9 36 माइनस 4 2 8x, और यहाँ पर हो जाएगा 3 5 15। तो 9x में से 8x चला जाएगा, तो ऑब्वियसली एक ही x बचेगा। 9 में से 8 चलेगा तो एक x बचेगा, और 36 को उधर भेज देते हैं। तो 15 माइनस 30 माइनस 21, नॉट 11, दैट इज माइनस 21। आई एम सॉरी, आप देख लीजिए x की वैल्यू, आप इसको इससे माइनस करेंगे तो 21 ही आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई कितना, माइनस 21। अब x की वैल्यू -1 को आप यहाँ पर रख दीजिए y की जगह पर, तो y भी आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई -21, उसको y की जगह पर फिर से रख दीजिए। तो चलिए रख देते हैं 9 माइनस 2 इंटू -21, x की जगह पर -21 रखना है, अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 42, 21 2 42 अपॉन में 3। तो दैट विल बी 51 अपॉन में 3, और इसकी वैल्यू आ गई 70। तो इसका जो सोल्यूशन आया, सोल्यूशन क्या आया, x की वैल्यू आ गई -21 और y की वैल्यू आ गई 70। ये आ गए आपके पास यूनिक सोल्यूशन। इसका यूनिक सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि इसको यदि आप a1 नाम दे दें, a1x b1y, c1 उधर चला गया तो -c1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया a2x, ये हो गया b2y, और ये हो गया -c2, क्योंकि c1 उधर भेज दिया है, इक्वल के दूसरी साइड भेज दिया है। तो a1 अपॉन a2 करके देखिए, यानी 2/3 क्या ये इक्वल है b1 अपॉन b2 के। तो b1 क्या है 3, b2 क्या है 4, तो 3/4, दैट इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यदि ये इक्वल नहीं है तो मैंने बोला था यूनिक सोल्यूशन आएगा, दैट्स व्हाई हियर इज यूनिक सोल्यूशन। क्या है यहाँ पर, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब x की एक वैल्यू आएगी और y की भी एक वैल्यू आएगी, इसे बोलते हैं यूनिक। ऐसा मत बोलना कि x की एक वैल्यू आई है और y की एक वैल्यू आई है तो वो तो
दो आंसर हो गए, ऐसा नहीं है। एक्स और वाई का एक आंसर पेयर में काउंट करते हैं ना, एक पेयर आपका आंसर का कितना पेयर आया है, आंसर का एक पेयर आया है, एक्स की एक वैल्यू आई है, वाई की एक वैल्यू आई है, यानी कि एक पेयर आपके पास आंसर आया है, तो दैट आंसर इज नोन एज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, दिस इज व्हाट यूनिक सोल्यूशन। नाउ कम टू द सेकंड मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड। आपको मैं एक बात बता देता हूं, एलिमिनेशन मेथड जो है दैट इज वेरी यूजफुल, और आगे चलकर आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करेंगे, मुझे भरोसा है इस बात का, क्योंकि मैं भी यूज करता हूं, और मोस्टली बच्चे जब एलिमिनेशन मेथड सीख लेते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड है क्या, पहले आप देखिए, पहले इनको ना तमीज से लिख लीजिए, थोड़ा सा एक दूसरे के पास, यानी कि इसको ऐसे। इसमें से क्या करते हैं, इसमें से x या y दो में से किसी एक को एलिमिनेट करते हैं। मान लीजिए मुझे y को एलिमिनेट करना है, तो मैं यहां पर थोड़ा सा एक काम करूंगा, ऐसे बनाऊंगा, और y का कोफिशिएंट जो 3 है, y का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 का मैं नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा, 3 का मैं नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा, और यहां पर जो y का कोफिशिएंट है 4, इसका मल्टीप्लाई मैं ऊपर वाली इक्वेशन में करूंगा। तो पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 8x, 4 3 12, y इज इक्वल टू 36, 4 9 36, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें। मुझे y को एलिमिनेट करना था, y को एलिमिनेट करना था, इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर जो y का कोफिशिएंट था उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर जो y का कोफिशिएंट था उसमें ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 9x, 3 4 12, और 3 5 15। करते क्या है बेटा, यदि दोनों का साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, यदि दोनों के साइन डिफरेंट हो तो सीधा ऐड कर देने का। तो दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हो सकता है आपने ये सब सीखा हो। तो देखिए 12y में से 12y, इस ये प्लस था तो माइनस, मैंने सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, हमेशा सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं कि जो भी साइन होते हैं वो हमेशा अपोजिट कर दिए जाते हैं। यहाँ पे मौजूद क्या था, प्लस था तो उसको माइनस कर दिया, ये प्लस था उसको माइनस कर दिया, ये भी प्लस था इसको भी माइनस कर दिया। तो प्लस के 12y में से माइनस के 12y चले जाएंगे तो ये कैंसिल हो गए। प्लस के 8x में से माइनस के 9x जाएंगे तो माइनस का 1x आएगा। प्लस 8 में से माइनस 9 जा रहा है ना, तो माइनस का 1 आ गया। इज इक्वल टू 36 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 21। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस को उधर भेज देते हैं, दैट इज 21। देखिए x की वैल्यू फिर से 21 आ गई, पहले भी 21 आई थी, आपको याद होगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -21। अब इस x की वैल्यू -21 को आप पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो चलिए मैं पहली इक्वेशन रख देता हूँ, 2 इंटू एक्स की वैल्यू -21 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहां पर हो गया 3y इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा -42। चलिए लिख देते हैं एक बारी पहले, अब इसको उधर भेज देते हैं। तो 3y इज इक्वल टू वॉट, 9 + 42। तो 3y इज वॉट, 9 + 42 दैट इज 51। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 51/3 दैट इज 17। आपको याद है पहले भी अपन ने सॉल्व किया था तो आंसर y का 17 ही आया था। x की वैल्यू -21 आई थी और y की वैल्यू 17 आई थी, दैट्स ऑल। तो यही एक तरीका है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इज वेरी इजी। आप x और y को किसी को गायब कर दीजिए। मैं तो हमेशा क्या करता हूं कि y को गायब करने की कोशिश करता हूं पहले, है ना। आप चाहें तो पहले x को गायब करेंगे। यदि आपको x को गायब करना होगा तो क्या करेंगे, यहां पर जो x का कोफिशिएंट है 2 उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहां पर, और इसमें x का जो कोफिशिएंट है 3 उसका यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, यदि आपको x को गायब करना है तो। ठीक है, लेकिन मुझे y को गायब करना था तो मैंने y को गायब किया। नाउ कम टू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, बट मैं आपको स्टिल आपको बता देता हूं कि किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको हमें इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। पहले इनको नजदीक नजदीक लिख लीजिए और इसको हमेशा इधर ले आया करिए, -9 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x + 4y, इसको भी इधर ले आइए -5। ये बहुत कम लोग, ये मेथड बहुत कम लोग यूज करते हैं और मोस्टली ये मेथड यूज किया ही नहीं जाता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको सिलेबस से भी हटा दिया है। कैसे करेंगे इसको, x और इसके नीचे थोड़ा सा एक लाइन खींचेंगे, सिमिलरली y उसके नीचे भी लाइन खींचेंगे, और यहाँ पर 1 इसको भी लाइन के नीचे खींचेंगे। मुझे x के नीचे कुछ लिखना है तो मैं क्या करूंगा, x को बंद कर लूंगा। x के नीचे लिखना है तो मैं x को बंद कर लूंगा। अब बाकी के कोफिशिएंट देखो, 3 4, तो 3 4, -9 -5, -9 -5 यूं लिखना है। y के नीचे लिखना है तो y को बंद करिए और सीरियल सी चलिए, -9 -5, फिर अब यहां खत्म तो इधर आ जाइए 2 और 3, 2 और 3, फिर 1 के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट को बंद कर दीजिए, तो 2 और 3, 3 और 4,
आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरी बार वीडियो देख लीजिएगा, आप इसको देखकर वीडियो में समझ जाएंगे, बहुत टफ नहीं है। एक्स को लिखना है तो एक्स को दबा लीजिए, पहले वाई और कांस्टेंट, फिर वाई के नीचे लिखना है तो वाई को बंद कर लीजिए, जो ये है फिर इधर आ जाइए, फिर कांस्टेंट के नीचे वन कांस्टेंट है, वन के नीचे लिखना है तो इसको बंद करना पड़ेगा, फिर इसको और इसको लिखेंगे, पहले इसको फिर इसको। अब क्या करना है, अब बहुत ईजी है, एक्स के नीचे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 15, ये -15 आएगा, फिर आपको माइनस करना है जो भी आएगा वो। अब क्या आने वाला है मैं आपको बताता हूँ, माइनस, पहले आप -15 लिखिए, यहाँ पे माइनस लिखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर माइनस, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बाद माइनस लिखना ही है, माइनस लिखना ही है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 9 4 36, दैट इज -36, ये हो गया। फिर वाई, फिर से वही इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 3 27, फिर माइनस का साइन तो लगाना ही है और ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट विल बी -10, -5 2 -10 इज इक्वल टू 1 के नीचे क्या आएगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 4 8, फिर माइनस तो लगाना ही है, ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 3 9, इट इज वेरी इजी। तो जरा देखिए क्या हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -15 और माइनस माइनस +36 इज इक्वल टू y की वैल्यू आ गई -27 माइनस माइनस +10, ठीक है, और यहाँ पर 1 के नीचे आ गया -1। अब कुछ भी नहीं करना, एक बार इसको और इसको ले लेना है और एक बार इसको और इसको ले लेना है। तो पहले जो भी यहाँ पर आया, x के नीचे क्या आया है, -15 +36 यानी कि -21 इज इक्वल टू, इसके साथ इसको लेना है, तो वो क्या है, -1 है, 1/-1 दैट इज -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -21। देखिए पहले भी -21 आया था। अब y मैंने बोला इसको और इसको भी एक बार ले लीजिए, तो y अपॉन में -27 में से +10 जाएगा तो -70 इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू क्या हो गई, -17 इंटू -1 दैट इज +17। देखिए याद करिए आप, पहले जब अपन ने इस क्वेश्चन को किया था पहले वाले मेथड से, तब भी यही दोनों आंसर्स आए थे, तब भी यही दोनों आंसर आए थे। तो मैंने एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से आपको बता दिया, कौन कौन से मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, ठीक है। अब मैं थोड़े से एक दो ग्राफ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास के बाद अपन करेंगे एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो एक्सरसाइज करते हैं, और इसको आप अच्छे से कर लीजिए, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के लिए पूरी थ्योरी मैंने बता दी है, एनसीईआरटी आपको सॉल्व करनी है और मुझे बतानी है, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।